Sorry for inconvenience. In fact, it was a power cut. Now we may resume our lecture here. I was talking about this verse. Okay, or to keep off, envy's stinging. एनवी ईर्ष्या का स्टिंग डंक हम मनुष्यों में होता है. यहाँ पे देखिए डन ने एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है. यहाँ बातें वो कर रहा था, उसका सेंट्रल थीम क्या थी कि एक ऐसी वुमन को ढूंढना बड़ा मुश्किल है जो कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की भी हो और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल भी हो. ये कहते कहते उसने ह्यूमन बीइंग्स की नेचर पे एक सटायर कर दिया है. इट इज़ अ सार्कास्टिक स्पीच इन दिस लाइन. व्यंग्यात्मक बात कह दी उन्होंने, अपने विषय से थोड़ा सा डिविएट हो गए और हम मनुष्यों के ऊपर एक कमेंट कर दिया डन ने कि हम मनुष्यों के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक एलिमेंट ऑफ जेलसी होता है. तो आप इस लाइन में कमेंट करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करेंगे. एमए प्रीवियस में भी ये पोएम, ओके, इंग्लिश लिटरेचर में. तो आप कहेंगे यहाँ पे सटायर है किस पे? मानव जाति पे, कि मानव जाति ईर्ष्या से मुक्त हो ही नहीं सकती. एनवीज स्टिंगिंग को कीप ऑफ करना, अलग रखना, पुट असाइड, ले असाइड करना बड़ा मुश्किल है एक तरफ. तो क्या है? इट इज ए सटायर. कौन सा फिगर हो गया यहां पर? सटायर या सार्काज्म, तंज, व्यंग्य. तो इट इज ए सटिरिकल. एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है सटायर. सटायर भी नहीं, सटायर बोलेंगे आप. और इसका जो है एडजेक्टिव बनेगा सटिरिकल. तो इट इज ए सटिरिकल स्पीच और यू में से सार्कास्टिक. ओके, तो यहां पे उन्होंने सार्काज्म यूज किया है, सटायर यूज किया है. ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर अपने विषय से थोड़ा अलग भटक गए हैं और हम मनुष्यों के लिए उन्होंने कहा है कि हम कितना गुण रखते हैं ईर्ष्या का. यह भी असंभव चीज़ है कि कोई मनुष्य अपने अंदर से ईर्ष्या को निकाल दे. टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, यानी कि ईर्ष्या की स्टिंगिंग, ईर्ष्या का डंक, ईर्ष्या का गुण. गुण क्या? अवगुण है. तो ईर्ष्या का गुण हमारे अंदर से, मनुष्यों के अंदर से कोई भी मनुष्य निकाल दे, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है. तो जो इम्पॉसिबल टास्क की वो लिस्ट दे रहे हैं उसमें एक उन्होंने ये इंपॉर्टेंट टास्क और दिया है कि ये कोई मनुष्य के अंदर ईर्ष्या ना हो और वो ईर्ष्या अपने अंदर से हटा दे, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है. तो ये सबसे पहले आप पोएम को छोड़ेंगे और कहेंगे ये सटिरिकल स्पीच है, यहाँ पे सार्काज्म है, फिगर ऑफ स्पीच. अब वापस पोएम पे लौट जाएं, पोएम की स्पिरिट पे. वो कह रहा है कि ये भी इम्पॉसिबल टास्क है कि कोई आदमी अपने अंदर से जो है ईर्ष्या का भाव निकाल दे. भाई आपसे शाहरुख खान ईर्ष्या नहीं करते हैं, पर शाहरुख खान अपने कंटेम्पररी स्टार्स से कर सकते हैं और दूसरों से. एक आईएएस ऑफिसर एक टीचर से ईर्ष्या नहीं करेगा, पर एक आईएएस ऑफिसर दूसरे आईएएस से आपका जेलसी हो सकती है. एक सेकंड ग्रेड टीचर की सेकंड ग्रेड टीचर से हो सकती है. तो ऐसे ईर्ष्या जो होती है वो सेम स्टेटस पे होती है. आप अपने से बिलो स्टेटस वाले पे एकदम से ईर्ष्या नहीं करते हैं, एनवी नहीं करते हैं. तो एनवी सब में होती है, किस में नहीं होती? एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन से एनवी रखेगा, वो एक हम्बाल से नहीं रखेगा, होकर से नहीं रखेगा. लेकिन एक जो है पॉलिटिशियन, एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर से जेलसी रखेगा. तो जेलसी का गुण तो हर आदमी में होता है. इस जेलसी के गुण को आप अपने अंदर से कीप ऑफ कर दें, निकाल दें, यह भी इम्पॉसिबल टास्क है. जैसे 4-5 इम्पॉसिबल टास्क है. और जिस तरह से ये इम्पॉसिबल है क्या कोई आदमी अपने अंदर से ईर्ष्या का भाव निकाल दे, वैसे यह भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप पूरे गैलेक्सी, पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स में से एक ऐसी वुमन ढूंढ निकालें जो अत्यधिक सुंदर भी हो और अत्यधिक लॉयल भी हो. एंड फाइंड, तो कितने इंपॉसिबल टास्क हो गए? 1 2 3 4 5 6. अब 7th वाला कर रहे हैं अपन. एंड फाइंड व्हाट विंड. अब ये फाइंड है तो इसे विंड नहीं पढ़ना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं. अगर कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सुन रहे हैं, लेक्चरर्स या कोचिंग ट्यूटर्स जो हैं, ट्रेनर्स, तो उस बात को ध्यान दें. यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन अगर विंड है तो हवा, और इसका प्रोनाउंसिएशन वाइंड है तो उसका मतलब होता है रोड के ऊपर का मोड़. तो देखिए आपको राइम भी मिलानी पड़ेगी. फाइंड से विंड नहीं मिलती है, फाइंड विंड नहीं,
फाइंड वाइंड ऐसे मिल रहा है। और जब ये वाइंड प्रोनाउंस किया जाएगा तो इसका मीनिंग हवा नहीं होता है, इसका मीनिंग होता है रोड के ऊपर जो टर्न, एक घुमाव आ जाता है, एक मोड़ आ जाता है, वो कह रहा है। अब देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये लाइन, मोनोमीटर में है तो लफ्ज़ आसान है लेकिन मीनिंग बहुत गहरा है इसका। एंड फाइंड, और आप ढूंढें व्हाट वाइंड, अगर यहाँ विंड होता तो ये हवा होती, लेकिन यहाँ मीनिंग विंड नहीं है, वाइंड। वाइंड का मतलब रोड के ऊपर घुमाव, मोड़, टर्न। और टर्न क्या होता है, एक प्लेस होता है। जब एक बार आपने वाइंड का मतलब, अगर यहाँ ग्रिंड होता तो हम इसे विंड पढ़ते, या फाइंड है तो वाइंड पढ़ेंगे। और वाइंड का अर्थ क्या होता है, टर्न ऑन द रोड। रोड के ऊपर जो टर्न आता है उसे हम वाइंड कहते हैं। और ये एक प्लेस होगी, जगह हो गई। और जब ये जगह हो गई, प्लेस, तो फिर इससे एक और फिगर अप्लाई करेंगे तब आपका मीनिंग निकलेगा। पहला फिगर तो आपने अप्लाई कर दिया वाइंड राइम स्कीम से, ठीक है, तो आप उसके लेक्सिकल मीनिंग तक पहुंच गए। अब पोएटिक मीनिंग तक पहुंचना है आपको। लेक्सिकल मीनिंग बोलते हैं शब्दों का अर्थ, और पोएटिक मीनिंग बोलते हैं भावार्थ, शब्दार्थ, भावार्थ। इस पोएटिक मीनिंग को इंग्लिश में बोलते हैं सीमासियोलॉजी, या इसको सेमोलॉजी भी बोलते हैं। ओके, इसे कनोटेशन भी बोलते हैं, और शब्द के मीनिंग को डिनोटेशन भी बोलते हैं। तो देखें, इसका पोएटिक मीनिंग निकालें। वाइंड का लिटरल मीनिंग तो क्या है, प्लेस, लेकिन इसका पोएटिक मीनिंग क्या निकलेगा, प्लेस। अब प्लेस से भी मीनिंग नहीं निकल रहा है कि आप ऐसी जगह जाएं, कैसी जगह जाएं। तो प्लेस का मतलब प्लेस नहीं है, बल्कि यहां पे क्या है, प्लेस का मतलब है एटमॉस्फियर। और लोकेलिटी। ये फिगर आपका निकला। वाइंड का मतलब तो टर्न, वाइंड का मतलब क्या है, टर्न, और टर्न का मतलब क्या हुआ, प्लेस, और प्लेस से क्या है, लोकेलिटी। तो ये फिगर आपका निकला मेटोनिमी से। मेटोनिमी क्या होता है, सिंबल टाइप होता है। आपने पढ़ा है मैथ्यू अर्नोल्ड, द स्कॉलर जिप्सी, एमए फाइनल में पढ़ाते हैं हम लोग। द स्कॉलर जिप्सी में वो कहते हैं देयर वॉज एन ऑक्सफोर्ड टावर। जो स्कॉलर जिप्सी था वो बहुत गरीब बच्चा था और लोगों के डोनेशन पे पढ़ाई कर रहा था। स्कॉलर जिप्सी वाज स्टडिंग, ही वाज ए मेरिटोरियस स्टूडेंट एंड ही वाज फेड अप बाय द चैरिटी स्टडीज दैट ही वाज डूइंग। लोगों के दान पुण्य पे कब तक पढ़े। एंड वन डे ही लीव्स ऑक्सफोर्ड टावर, और एक दिन वो ऑक्सफोर्ड टावर छोड़ देता है। एंड ही ज्वाइंस जिप्सीज बैंड, और वो जिप्सीज बोलते हैं, ये जो होते हैं ये क्या बोलते हैं, बेगारी क्या बोलते हैं, ये ऊँट ऊँट लेकर आते हैं जो, रेबारी, 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 या जो ये घुमक्कड़ लोग होते हैं, मारवाड़ी लोग, इनको जिप्सीज बोलते हैं, घूमने वाले जिप्सीज जो एक जगह टिक के ना रहे। तो जिप्सीज बैंड को ज्वाइन कर लेता है, उनके ग्रुप को। जिप्सीज आर हैविंग टू इंपॉर्टेंट क्वालिटीज। वन, दे हैव द क्वालिटी ऑफ मेस्मराइजिंग, माइंड कंट्रोलिंग पावर है उनके पास। एंड द सेकंड, नोबडी हैज सीन फ्रॉम वेयर दे हैव बॉट देयर कलरफुल क्लॉथ्स। इतने रंग बिरंगे कपड़े कहाँ से लाते हैं ये जिप्सीज, आज तक किसी ने जाना नहीं। और उनके अंदर मारवाड़ी जो होते हैं, रेबारी, ये जिप्सीज होते हैं, और ये माइंड कंट्रोलिंग पावर होती है इनके अंदर मैस्मराइज करने की। इसलिए तो आपने राजा हिंदुस्तानी का गाना सुना होगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं जाना नहीं। कौन गाते हैं इसको, वही जिप्सीज गाते हैं इस गाने को, मारवाड़ी औरतें गाती हैं इसको उस गाने, उस फिल्म में। तो ये जिप्सीज होते हैं। तो वहाँ पे एक वर्ड आया है स्कॉलर जिप्सी में, ऑक्सफोर्ड टावर। टावर, और टावर का मतलब टावर नहीं है वहाँ पे, टावर का मतलब है ऑक्सफोर्ड हॉस्टल। खाकी का मतलब खाकी नहीं है, पुलिस। ऐसे चौक का मतलब चौक नहीं है, टीचर। ओके, इस तरह से जो सिंबॉलिक, जो रेफरेंशियलिटी, जो वेल पॉपुलरली नॉन जो बन जाते हैं वर्ड्स, उनको हम मेटोनिमी कहते हैं। तो यहाँ पे टर्न एक मेटोनिमी की तरह कार्य कर रहा है। तो टर्न का मतलब टर्न नहीं है, प्लेस हो गया, यानी कि क्लाइमेट हो गया, लोकेलिटी हो गया। तो आपको दो फिगर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच। तो वाइंड का मतलब तो टर्न होता है, और टर्न का मतलब क्या निकला मेटोनिमी से, प्लेस, एंड प्लेस का मतलब लोकेलिटी। तो यहाँ वाइंड का मतलब क्या निकला, लोकेलिटी।
अब पढ़िए आप, एंड फाइंड व्हाट लोकेलिटी, और आप पाए ढूंढें कौन सी लोकेलिटी है, कौन सा देश है, सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट मैन, जो कि किसी एडवांस मतलब प्रोग्रेस एन ऑनेस्ट मैन। क्या आप बता सकते हैं कोई ईमानदार आदमी कहीं प्रोग्रेस कर सकता है क्या? ईमानदार आदमी तो जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। यानी कि कैन यू टेल मी ए प्लेस वेयर एन ऑनेस्ट मैन कैन प्रोग्रेस हिमसेल्फ देयर? क्या कोई ऐसी जगह है इस दुनिया में जहां ईमानदार आदमी, कोई ऐसी लोकेलिटी है जहां ईमानदार आदमी प्रोग्रेस कर सके? इट मीन्स देर इज़ नो प्लेस टू प्रोग्रेस फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट पर्सन के लिए प्रोग्रेस बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये टास्क जो है। इसलिए जो है वो कह रहा है कि जिस तरह से एक ऑनेस्ट आदमी किसी भी जगह, कोई जगह बनी नहीं है उसके लिए जहाँ प्रोग्रेस कर सके, ये बिल्कुल असंभव है कि किसी जगह पर जाके कतर में, शारजाह में या कहीं पर भी कोई ऑनेस्ट आदमी प्रोग्रेस कर सके। ये जितना असंभव है उतना ही असंभव यह भी है कि एक ऐसी औरत ढूंढ निकालना जो अत्यधिक सुंदर भी हो और साथ में बहुत अच्छे कैरेक्टर की भी हो। तो ये भी इम्पॉसिबल हो गया। तो अब क्वेश्चन ये आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कि कितने इम्पॉसिबल टास्क हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में एक तो फॉलिंग स्टार को पकड़ना इम्पॉसिबल टास्क, दूसरा मैंड्रेक रूट से ह्यूमन बेबी प्राप्त करना ये इम्पॉसिबल टास्क, दो पास्ट ईयर्स को ढूंढना, बहुत काल का समय निकालना ये इम्पॉसिबल, डेविल्स फुट किसने चीरा ये इम्पॉसिबल, 4 हो गए। मरमेड की सिंगिंग, जलपरी के गाने सुनना ये भी असंभव है, 5। और ईर्ष्या का गुण दूर रखना 6। और दूसरा एक ऐसी जगह ढूंढना जहां ऑनेस्ट आदमी। तो आपका आंसर बनेगा देयर आर 7 इम्पॉसिबल टास्क। रुको जरा, सब्र करो। फर्स्ट स्टेंजा में है 7, पूरी पोएम में 7 इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, एक इम्पॉसिबल टास्क लास्ट में आ रहा है। तो आपको प्रिसाइसली याद रखना है, अगर पोएम में कितने इम्पॉसिबल टास्क हैं तो कितने हैं 8। और फर्स्ट स्टेंजा का आ गया, क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट स्टेंजा में कितने इम्पॉसिबल टास्क हैं फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में, तो 7। पहले स्टेंजा में 7 असंभव काम बताए गए हैं और पूरी पोएम में 8। 8वां काम कौन सा है? वही जिसके लिए पोएम लिखी गई है, ऐसी वुमन को ढूंढना जो कि बहुत सुंदर भी हो और कैरेक्टर में स्ट्रांग भी हो। सुंदर मिलेगी तो कैरेक्टर नहीं मिलेगा, और कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है तो सुंदरता नहीं मिलेगी, ऐसा पोएट का मानना है। उनकी यंग एज में लिखी है, साथ में प्रिस्ट भी थे और लॉयर भी थे और पोएट भी थे और सोल्जर भी थे। सेकंड स्टेंजा देखते हैं, इसकी टोन कैसी है अब? कंडीशनल। ऊपर वाले की तो इंपैरेटिव थी। इफ दाउ कंडीशनल सेंटेंस है। इफ दाउ, दाउ का मतलब होता है यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दाउ? पुरानी इंग्लिश में यू को दाउ बोलते थे, इसलिए यहां पे फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करना पड़ेगा आपको। वेन एवर देयर इज एन ओल्ड एक्सप्रेशन इन द पोएम, दैट ओल्ड एक्सप्रेशन इज नॉन एज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट इज नॉन एज आर्काइक। इस जब पुराने वर्ड्स आ जाएं, यू को दाऊ बोलते हैं, योर को दाई बोलते हैं, योर्स को दाइन बोलते हैं, अर को बिफोर बोलते हैं, स्पोक को स्पेक बोलते हैं, सेट को कॉथ बोलते हैं। ऐसे पुराने वर्ड्स जब यूज़ किए जाते हैं तो उसके लिए फिगर ऑफ स्पीच है, इसको बोलते हैं हम क्लीशे एक्सप्रेशन। तो आप कहेंगे दाऊ में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? क्लीशे, CLICHE। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीचे नहीं बोलेंगे, क्लीशे। ओल्ड वर्ड्स को बोलते हैं क्लीशे। इसका एक और फिगर ऑफ स्पीच, एक और नाम है ट्राइट एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं इसको। यू कैन कॉल इट ट्राइट एक्सप्रेशन और क्लीशे। एंड द थर्ड नेम इज हैकनेड एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। यह भी ओल्ड वर्ड्स के लिए आता है, हैकनेड एक्सप्रेशंस। और फोर्थ एक और नाम है इसका आर्काइक, यानी कि पुराने वर्ड्स। तो दाऊ किस तरह का वर्ड है? क्लीशे है ये अलंकार है आपका अंग्रेजी का। क्लीशे फिगर ऑफ स्पीच, क्लीशे और ट्राइट एक्सप्रेशन और हैकनेड एक्सप्रेशन और आर्काइक एक्सप्रेशन।
ये कमेंट करेंगे। इसका अपोजिट अगर मान लीजिए नए वर्ड्स ले लिए आपने, जैसे फैशनेबल के लिए नया वर्ड है आजकल अलामोड, वी यूज द वर्ड अलामोड, अलामोड का मतलब होता है फैशनेबल, तो नया वर्ड है तो इसको आप बोलेंगे नियोलॉजिस्टिकल। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? नए वर्ड्स के लिए नियोलॉजिस्टिकल बोलते हैं, पुराने के लिए क्लीशे, ट्राइट, हैकनेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जिराफ है, अब जिराफ को आजकल कैमल लाइक तो उसकी नेक होती है, गर्दन ऊँट की ऐसी, और लेपर्ड तेंदुए जैसे स्पॉट होते हैं, तो उसका जिराफ का नया नाम बना है कैमेलियोपार्ड। कैमेलियोपार्ड मीन्स कैमल लाइक नेक एंड लेपर्ड लाइक स्पॉट्स, तो कैमेलियोपार्ड इज ए न्यू नेम फॉर जिराफ। ये नया वर्ड है कैमेलियोपार्ड। ओके, परफेक्शन के लिए एक वर्ड बना है, क्या बना है? माइकल एंजेलस। माइकल एंजेलियो वॉज ए पेंटर इन रेनेसां एज। रेनेसां एज में माइकल एंजेलियो थे, उनकी पेंटिंग इतनी परफेक्ट होती थी, नोबडी कुड जस्ट मेक एनी डिफेक्ट इन हिज पेंटिंग देयर। तो परफेक्शन का सिनोनिमस एक्सप्रेशन था कौन? माइकल एंजेलियो। तो उनके नाम के बेस पे बना है माइकल एंजेलस। तो माइकल एंजेलस का मीनिंग होता है परफेक्शन। ओके, देखें आप, दाऊ मतलब क्लिशे, बी का मतलब बी टाइप वर्ब, इज एम आर, तो दाऊ का मीनिंग यू निकल के आ रहा है, तो बी में इज लेंगे, एम लेंगे, आर लेंगे, तो यू के साथ आर लगता है, तो बी का मतलब हुआ आर। इफ यू आर बोर्न, अगर आपको जन्म दिया जाए टू स्ट्रेंज साइट्स, स्ट्रेंज मीन्स वंडरफुल। वो कह रहे हैं कि ये 7 काम तो बता दिए उन्होंने कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब वो कह रहे हैं कंडीशन कि भैया ऐसा करो, जो मैंने कहा वो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है ना बात, तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो ना इस बात पे, तो ऐसा करते हैं तुम ढूंढने निकल जाओ, और ढूंढने माफ़ कीजिएगा, ऐसा मत कहना कि वो साहब वो जा तो रही थी, वो एक लड़की बहुत सुंदर थी और स्ट्रांग थी कैरेक्टर में, पर वो मैं ध्यान से देख नहीं पाया, चश्मा में भूल गया था। क्योंकि जब भी मंच पे जो है ये फीमेल पोएट आती हैं तो लोग चश्मे साफ करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका सुनने में कम और देखने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो कह रहा है कि चश्मा भी ले जाना, ढूंढने जाओ तो सुंदर लड़की और कैरेक्टर में स्ट्रांग, जाइए आप ढूंढ के लाइए। पोएट कह रहा है किससे? उन यंगस्टर से, इमेजिनरी ऑडियंस से, जाइए ढूंढ के लाइए, और ऐसी औरत, ऐसी वुमन जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल भी हो, कैरेक्टर में स्ट्रांग भी हो। और माफ़ कीजिएगा, फिर बाद में बहानेबाजी मत करना कि नहीं मिली साहब, क्योंकि चश्मा रह गया था घर पे ही, देख नहीं पाए हम ढंग से उसकी खूबसूरती। चश्मा भी ले जाओ, माइक्रोस्कोप भी ले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी ले जाना, और साथ में क्या करना, और जितने लेंस वेंस हैं सब ले जाना, दूरबीन, टेलीस्कोप, और बहुत पास से देखना। वो कह रहा है कि बहुत स्ट्रेंज साइट मतलब नज़र, बहुत अलग अलग जगह जाना, यूँ नहीं कि सब नेपाल में नहीं गए और वहाँ मणिपुर में नहीं गए और वहाँ पे जो है हम तो स्विट्ज़रलैंड में होगी ऐसी लड़की, यूँ थोड़ी कि झालावाड़ में नहीं मिली, कोटा में नहीं मिली, बूंदी बारा में, जयपुर में नहीं मिल रही तो कहीं भी नहीं मिलेगी साहब, वहाँ तो होगी। कहाँ पर? डेनमार्क में होगी, इंग्लैंड में होगी, स्पेन में होगी, फ्रांस में होगी, इटली में होगी। उसने कहा सब जगह जाओ, स्ट्रेंज साइट्स, अजीब अजीब जगह जाना, मेलों से लेके ठेलों तक जाना। इफ दाउ बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट, एक फिगर है इसमें, स्ट्रेंज का एस और साइट का एस, ये सेम साउंड है, एस एस। तो इस साउंड को बोलते हैं, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड हो तो एलिटरेशन। ये साउंड डिवाइस है आपकी, एलिटरेशन, ये म्यूजिक को क्रिएट करती है। एलिटरेशन है किसमें? एस और एस, स्टार्टिंग वर्ड सेम होना चाहिए, स्ट्रेंज का एस एस लगातार अटैच्ड वर्ड्स में, तो उसे हम एलिटरेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, लाइन में जब एलिटरेशन यूज़ करेंगे ना आप, स्ट्रेंज, साइड, टू सी, एस एस एस, तो इससे लाइन में म्यूजिक और लिरिकलिटी और म्यूजिकलिटी दोनों डेवलप हो जाती है। इसलिए ये एक साउंड डिवाइस कहलाती है एलिटरेशन। इफ दाउ बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइड, अगर आपको स्ट्रेंज साइट्स के साथ पैदा किया जाए, थिंग्स इनविजिबल टू सी, और आपकी आंखें भी ऐसी दे दी जाएं कि जो चीज़ें इनविजिबल हैं वो भी आपको दिखाई दे। ये एक और लो साहब, ये आपको सब वो दे रहे हैं, कौन? अटैचमेंट्स। अजीब अजीब जगह जाना, दुनिया भर में जाना, चाहे जितना DA आप लें हमसे, बजट इज़ नो प्रॉब्लम, बस आपको ढूंढ के लानी है ऐसी औरत। और साथ में इनविजिबल चीज़ें भी आपको दिखाई दे, शक्ति भी दे दी हमने आपको।
अब आपके पड़ोसी की दीवार है बीच में, आपको दिख नहीं रहा, इनविजिबल उधर क्या है। अब आपको ऐसी शक्ति दे दी, इस दीवार के उस पार भी आपको नजर आएगा। आपको यहाँ से हार्डली आपके विजन क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है, ट्रेन आती है बड़ी दूर से, 1 किलोमीटर से दूर की तो ट्रेन नज़र आती नहीं है, थोड़ी सी लाइट नज़र आएगी एक पॉइंटेड, वो ट्रेन पास आएगी तो बड़ी होती जाएगी। ओके, तो आपका विज़न क्या होता है, अगर स्ट्रेट लाइन में भी विज़न है तो 1 या 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मान लो आप। वो कह रहा है कि आपको ऐसी हमने दृष्टि दे दी कि यहाँ से आप न्यूयॉर्क को भी देख लें, वाशिंगटन, टेक्सास, आपका बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर, आपका जो है लंदन, आपका जो है शंघाई, सब देख लें आप। आपको ऐसी देखने की शक्ति दे दी। आई साइट भी कमज़ोर नहीं है, कोई चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेकेड आइज से ऐसा दिखाई दे, ये भी हमने आपको शक्ति दे दी। थिंग्स इनविजिबल टू सी, जाओ अजीब अजीब स्टैंड साइट्स पे घूमो और आपको ऐसी शक्ति देती कि इनविजिबल चीज़ें भी दिखाई दें। राइड 10,000 डेज एंड नाइट, वो कह रहा है पोएट। उसके बाद में ऐसा नहीं है सब बहानेबाजी कर लो कि सब आपने पावर तो दे दी देखने की, दिखता तो है मैं अच्छा और ये, लेकिन आपने टाइम ही नहीं दिया ना सर। अब 1 हफ्ते का टाइम दिया, हम कैसे ढूंढें? अगर आपने 1 महीने की छुट्टी दी होती ढूंढने के लिए तो हम ढूंढ निकालते। तो कह रहा है पोएट मेटाफिजिकल स्टाइल में, लेंदी आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, ये सब फीचर किसकी है? मेटाफिजिकल पोएट्री की। जाओ, वक्त भी कितना दे दिया, 10,000 डेज एंड नाइट, 10,000 दिन और रात तक ढूंढना स्ट्रेंज साइट्स, अजीब अजीब जगह पर, और उस पावर के साथ जाना जिसमें आपकी आंखें इनविजिबल चीज़ों को भी, सब जगह स्ट्रेंज साइट्स पे घूमो। नंबर 1, इनविजिबल चीज़ें देखने की आंखें तुम्हें दे दी, अजीब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विज़न दे दिया आपको देखने का, और फिर वक्त भी दे दिया हमने आपको, राइड 10,000 डेज एंड नाइट। राइड का मतलब होता है ट्रेवल। क्या मीनिंग है यहाँ पे राइड का? ट्रेवल। अब एक बात देखिए, 10,000 दिन और रात की यात्रा, बड़ा चढ़ा के बात कही ना यहाँ पे। कई लोग बड़ा चढ़ा के जो बातें करते हैं, 1 रुपया दिया आपने भिखारी को और फटाक से अपने दोस्त से मुड़ के कहा किसी शॉपकीपर ने, लाखों रुपए तो भीख में दे दिए यार, क्या कमाएंगे दुकान पे। अरे भैया 1-1 रुपया अगर तू दे रहा है तब भी लाखों रुपए तो नहीं दिए होंगे तेने, 5 साल तेरे को दुकान लगाए हुए हैं। तो जब बातचीत बड़ा चढ़ा के कहते हैं तो उसे हाइपरबोली कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। 60% मार्क्स आए आपके, और किसी ने पूछा कितना परसेंटेज बना, आपने कहा सर 85 बना है। आया कितने? 60। बता कितने रहे? 85। ये भी हाइपरबोली एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट हो गया, एग्रावेटेड स्टेटमेंट हो गया। तो इसमें कौन सा फिगर है? राइट 10,000 एंड डेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाइपरबोली, हाइपरबोले नहीं बोलेंगे, हाइपरबोली प्रोनाउंसिएशन है इसका। यानी कि जब बात को एग्जेजरेट करके बोलते हैं तो उस फिगर को बोलते हैं हाइपरबोली। इतना क्यों बोली? 60% को 85 क्यों बता रही है? इतना क्यों बोली? जब बड़ा चढ़ा के बात कहेंगे तो क्या होगा? हाइपरबोली, एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट्स इन एपोजिशन, ये सब कहते हैं इसको। वो कह रहा राइट 10,000 डेज एंड नाइट, 10,000 दिन और 10,000 रात की यात्रा करना, छोटा मोटा वक्त नहीं दे रहे हैं ढूंढने के लिए ऐसी औरत को जो सुंदर भी हो अत्यधिक और कैरेक्टर में स्ट्रांग भी हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं आपको, नेट और बहुत हाई लेवल कंपटीशन के लिए, ये राइट 10,000 डेज एंड नाइट को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने ईयर, अब क्वेश्चन आ सकता है, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स इन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन, the calculated time period may be, number 1 option 12 years. राइट 10,000 डेज एंड नाइट कितना समय अवधि है ये, अगर कैलकुलेट करें, ये क्वेश्चन है, हिंदी में समझा दूँ आपको। राइट 10,000 डेज एंड नाइट जो लाइन है, इसमें समय को कैलकुलेट करें, कितने दिन की यात्रा करने के लिए कहा है, तो ये एक संभावित समय क्या होता है? 12 साल, 12 ईयर्स। नंबर 2 ऑप्शन 15 ईयर्स, नंबर 3 25, नंबर 4 27। तो इसके लिए आप याद रखेंगे राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स का जो कैलकुलेट करने पे टाइम पीरियड निकलता है वो है 27 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स कितना समय बनता है ये? 27 ईयर्स, 27 साल की यात्रा पे भेज रहा है। और वो कह रहा है स्ट्रेंज साइट्स, अजीब अजीब जगह जाना। ऐसा नहीं है कि एक आध कोई गार्डन छूट जाए आपका, दिल्ली का बुद्धा गार्डन तक भी देख लेना, खैर वहाँ तो उम्मीद ही नहीं है।
कैसे आप ढूंढ निकालें जो कैरेक्टर में स्ट्रॉन्ग है। आप न्यूरोलास की आइसक्रीम पार्लर में चले जाना, आप MI रोड पे कॉफ़ी पी कर जाना, चाहे जहाँ अजीब अजीब जगह जाना जहाँ मिल सकती हो, यहाँ तक कि जंगल में चले जाना। अगर कोई सन्यासिनी हो ऐसी जो बहुत सुंदर हो और स्ट्रॉन्ग हो, या कोई ऐसी शेफर्ड हो, ग्वालन हो, या कोई सुपरमार्केट में ऐसी कोई कॉरपोरेट ऑफिसर हो जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल भी हो, या कोई हमारे गांव में ही ऐसी हो औरत हो बेचारी होम मेकर हो जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल भी हो। वो कह रहा है कोई भी हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे कोई पायस प्रोफेशन में हो। अब बेचारे कोई पायस प्रोफेशन में होगी तो वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल नहीं होगी। सन्यासिनी क्या होगी, कैरेक्टर में स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली होगी वो, पर वो उसके लुक्स नॉर्मली होंगे, क्योंकि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली होती है। तो लोग, समाज के लोग, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाते हैं अमीर लोगों के, और वो सन्यासिनी बनने की नौबत ही नहीं आती है, पहले शादी होकर घर सेटल हो जाती हो। तो नॉर्मल फीचर की ही बनती हैं सन्यासिनी, तो अच्छे कैरेक्टर की होती है, अपन जानते हैं। शेफर्ड ग्वालन बेचारी वो अच्छी भी होगी तो हार्ड वर्क कर करके उसके हाथों में जो बिल्कुल वो स्किन रफ हो गई होगी, बर्तन माज माज के होम मेकर के कोयले से हाथ रफ हो गए होंगे। तो कह रहा है कि आपको दो में से एक ही क्वालिटी मिलेगी। आप कहीं भी चले जाओ, कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाओ, कॉर्पोरेट में एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मिल सकती हैं, लेकिन फिर कैरेक्टर का चक्कर पड़ेगा। तो ऐसे दोनों क्वालिटीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ना तो गांव में, ना शहर में, ना मेट्रो के अंदर। ओके, राइट दाऊ व्हेन दाऊ रिटर्न्स, राइट 10,000 डेज एंड नाइट, 10,000 दिन और रात की यात्रा पे चले जाना, टिल जब तक एज स्नो वाइट। अब देखिए ये स्नो वाइट एक मेटाफर है। व्हाट काइंड ऑफ वाइट, सफेद, ऐसी बर्फ जैसी सफेदी। हेयर्स, आपके बाल जो है ना, ऑन दी मतलब यू, दी में फिर क्लिशे आ गया आपका, हैकनेड एक्सप्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच। वो कह रहा कि जब तक आपके बाल स्नो वाइट सफेद झक ना हो जाएं, बूढ़े ना हो जाएं 27 साल की यात्रा पे, तब तक आना। टाइम भी भरपूर दे रहा है, बजट भी नहीं है, चाहे जिस लोकेलिटी जिस देश में ढूंढो आप, और आपकी विज़न दृष्टि भी उसने कह दिया कि ऐसी विज़न दे दी आपको कि आपको इनविजिबल चीज़ें भी दिखाई दें जो और लोगों को, साइंटिस्ट को माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई दे रही हैं, वो आपको नेकेड आइज से दिखाई दे। ऐसी शक्ति दे दी आँखों में, और फिर जाना ढूंढने। अब समझा रहे हैं बहुत लेंथी आर्ग्यूमेंट से, ये मेटाफिजिकल पोएम है। दाऊ और तुम, वेन दाऊ, जब तुम, दाऊ दो बार रिपीट हुआ, जब एक ही वर्ड रिपीट होता है दो बार तो इसे टॉटोलॉजी बोलते हैं। ये भी फिगर ऑफ स्पीच है। कौन सा फिगर है, टॉटोलॉजी। देखो रेपिटेशन कहलाता है ये, रिपीटेशन नहीं बोलते हैं, रेपिटेशन। तो रेपिटेशन में क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच। अगर स्टार्टिंग की लाइन में एक ही वर्ड आए तो उसे एनाफोरा बोलते हैं, और अगर मान लीजिए लाइन के एंड में एक जैसे वर्ड रिपीट हो तो जो है उसे अपन बोलते हैं एपिस्ट्रोफी। ओके, और जो है अगर एक पूरी लाइन ही रिपीट हो तो उसे बोलते हैं रिफ्रैन। ये सब रेपिटेशन के टाइप है। तो देखें आप, दाऊ वेन दाऊ, दो बार रिपीट हुआ दाऊ, तो दाऊ पुराना वर्ड है तो क्लिशे फिगर, दो बार रिपीट हुआ तो टोटोलॉजी। रिटर्न्ड का मतलब रिटर्न ही होता है, एस टी तो सिलेबल बढ़ाने के लिए कर दिया, लाइन छोटी पड़ रही थी। इसे बोलते हैं हाइपर मेट्रिकलिटी कर दी इसने इसको, यानी कि मीटर छोटा पड़ रहा था तो एस टी लगा के, मीनिंग तो रिटर्न ही है। ये मैं बताऊंगा आपको एपोकॉप, हाइपोमेट्रिकलिटी, हाइपरमेट्रिकलिटी जब मीटर पढ़ेंगे। दाऊ व्हेन दाऊ रिटर्न्स, जब तुम लौट के आओगे। विल्ट, विल्ट का मतलब विल ही है, ये भी मीटर मेंटेन करने के लिए। विल बोलेंगे तो एक सिलेबल होता है विल, विल्ट में दो सांस लग रहे हैं, दो सिलेबल। लाइन को बड़ा करने की तरकीब है ये लिटरेचर में पोएम लिखने की आर्ट होती है, तो सीखेंगे आप। विल्ट टेल मी, और तुम जब लौट के आओगे इतनी यात्रा पे, विल टेल मी, तुम मुझसे कहोगे। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स, सारे चमत्कारिक चीज़ें घटित हुई साहब हमारी यात्रा में। दैट बिफेल, बिफेल मीन्स हैपन्ड, बिफाल मतलब हैपन, बिफेल हैपन्ड, बिफालन हैपन्ड, तीन फॉर्म है। जो जो घटनाक्रम घटा, बिफेल मतलब हैपन्ड घटित हुआ, दी वो तुम मुझे बताओगे कि साहब 27 साल में हमारे बाल सफ़ेद हो गए, यंग एज में गए थे हम बूढ़े हो गए, अभी तभी हमारी आंखें बिल्कुल तेज हैं, हर देश में घूमे, आंखें भी बड़ी अच्छी हैं हमारी, 27 साल में आए, बाल सफ़ेद हो गए, और जब रिटर्न होके आके आप कहोगे, क्या कहोगे मुझसे? एंड स्वेयर, और ऐसे नहीं बोलोगे झूठे, कसम खा के कहोगे बाइबल पे, क्या?
नो वेयर लिव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर। अजी माफ़ कीजिएगा साहब, आपने इतनी लंबी यात्रा पे भेज दिया, थका दिया हमें। कहाँ नहीं ढूंढी हमने, हर देश, हर शहर, हर गांव कस्बा, हर मेट्रो सिटी टाउन, क्या नहीं ढूंढा हमने, कहीं नहीं मिली ऐसी लड़की, ऐसी औरत। लड़की नहीं, लड़कियों को तो छोड़ो, वुमन पे कंसंट्रेट करते हैं अपन, क्योंकि उसने वुमन वर्ड यूज़ किया है। तो ऐसी वुमन कहीं नहीं मिली, वो क्या हो, ट्रू। ट्रू का मतलब है लॉयल, वफादार, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और फेयर मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जिसमें दोनों गुण हो, जो ट्रू भी हो और फेयर भी हो। ऐसी लिव, नो वेयर लिव्स, कहीं पर भी नहीं रहती है, चाहे वो कॉरपोरेट लेडी हो, चाहे वो धार्मिक लेडी हो, किसी भी धर्म की हो, चाहे वो जो है बिजनेसमैन हो, चाहे होम बिजनेस वूमन हो, चाहे वो वर्किंग लेडी हो, चाहे वो होम मेकर हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, विलेज शहर कहीं की भी हो। नो वेयर लिव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर, क्योंकि इसने कहा है हर लोकेलिटी में जाना, हर जगह जाना ढूंढने। और आके आप क्या कहोगे, इस लाइन के लिए पोएम लिखी गई है, नो वेयर लिव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर। ट्रू का मतलब वफादार और फेयर मतलब ब्यूटीफुल। कहीं नहीं रहती है ऐसी औरत किसी दुनिया में जो वफादार भी हो और अत्यधिक सुंदर भी हो। इस लाइन को लिखने के लिए पूरी पोएम कंपोज की है डन ने, पोएट ने। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर मैं बताने वाला हूँ आपको। बोलते ना हिंदी में कवि सम्मेलनों में कि साहब पूरे लंबी चौड़ी पहले तो कविता सुना देगा कवि, और फिर कहेगा साहब ये आखिरी लाइनों के लिए मैंने पूरी कविता कही है। तो ये इस लाइन को लिखने के लिए ही पूरी पोएम इन्होंने लिखी है, कंपोज की है, कि कहीं पे भी नहीं रहती ऐसी औरत जो ट्रू भी हो और फेयर भी हो। पोएम एकदम से हाइट पे आ गई यहाँ पे। पोएम का वो एरिया जहाँ पोएम एकदम से हाइट पे आ जाए, उस लाइन, उस बात को कहने के लिए उसने पोएम लिखी हो, उससे बोलते हैं पर्पल पैच। तो ये लाइन कौन सी है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, नो वेयर लिव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर। तो आप कहेंगे इस लाइन में पर्पल पैच है फ्रॉम पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो किसके हिसाब से पर्पल पैच है, डन के हिसाब से। और अटैक किस पे कर रहा है वो, महिला संप्रदाय पे, वुमनहुड पे। तो एक्चुअली मेजोगाइनिस्टिक एटीट्यूड है इसका, महिलाओं के प्रति जो नफरत होती है उसे बोलते हैं मेजोगाइनिस्टिक एटीट्यूड। किसका, डन का। तो उसके लिए तो पर्पल पैच है ये। पर कोई महिला इसको पढ़ेगी तो उसे अच्छा लगेगा कि इस तरह की पोएम, कि कोई सुंदर होगी तो बेचारी कोई सुंदर महिला है तो उसको तो लोग डाउट से देखेंगे फिर, डन की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। तो ये पर्पल पैच है डन के हिसाब से ये लाइन, नो वेयर लिव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर। लेकिन महिलाओं के हिसाब से, विमेन के हिसाब से, ये फिगर ऑफ स्पीच अपन कहेंगे कल्मिनेटिंग पॉइंट है। इस लाइन पे आके तो महिला संप्रदाय का हनन कराए किसने, जॉन डन ने। इंसल्ट किया उसने पूरे महिला संप्रदाय को। तो फ्रॉम पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच, पर्पल पैच। एंड फ्रॉम ए वुमन पॉइंट ऑफ व्यू, वुमन की दृष्टि से कौन सा फिगर है, कल्मिनेटिंग। कल्मिनेटिंग का मतलब डिजास्ट्रस, डिवास्टेटिंग, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी है इसके अंदर, देख लो फिगर ऑफ स्पीच। यस, तो कैटास्ट्रॉफी है, तो पर्पल पैच फिगर ऑफ स्पीच है। पोएम का वह एरिया जहां पोएम एकदम से हाइट पे आती है उसे पर्पल पैच कहते हैं। पी कैपिटल आएगा दोनों जगह। ये पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कल्मिनेटिंग पॉइंट। ओके, नो वेयर लिव्स ए वुमन फेयर। तो ये मेजोगाइनिस्टिक एटीट्यूड यहाँ पे दिख रहा है। और मैंने बताया आपको बिगिनिंग में, शेक्सपियर के भी इसी तरह के थॉट्स हैं, वो भी रेनेसां पोएट हैं, और ये भी रेनेसां, वो थोड़ी सी आगे हैं एलिजाबेथन एज में। एलिजाबेथन के बाद में आती है जैकोबियन, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-5-10 साल का फ़र्क है एज में बस। तो आप देखें, नो वेयर लिव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर, कहीं पे भाई शेक्सपियर की एज क्या है, 1564 में उनका बर्थ हुआ था और 1616 में उनकी डेथ है। अब इनका मैंने बताया आपको जो है 1572 में है, यानी कि 64 में शेक्सपियर का है और 72 में किनका है, इनका है। तो कितना 7-8 साल छोटे हैं डन शेक्सपियर से। शेक्सपियर बड़े हैं थोड़े से। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1664 एंड शेक्सपियर डाइड इन द ईयर 1616।
ये शेक्सपियर और अपने महाराणा प्रताप, ये एक ही कंटेम्परेरी मान लीजिए आप, समकालीन। ओके, तो इफ दाऊ फाइंड्स टू वन, अब दूसरा स्टेंजा में सारा कंडीशन दी उसने, ऐसे कर दें हम आपको, ऐसी शक्ति दे दें, ऐसी सब जगह लोकेलिटी में घूमो आप, ऐसे आपको 10,000 दिन का समय भी दे दिया हमने, और फिर आके आप यही कहोगे कहीं नहीं रहती है। तो सेकंड स्टेंजा की टोन है कंडीशनल, पहले वाले की है इम्परेटिव। अब थर्ड में ये अपने स्टेटमेंट देंगे कि क्या नतीजा निकला। कहते हैं इफ दाऊ फाइंड्स वन, वो कह रहा है पॉसिबल उससे ऑडियंस से, आप ढूंढने गए थे और आपको मिल जाए वन, वन मीन्स सच ए लेडी, सच मीन्स जिसका कैरेक्टर भी स्ट्रांग हो, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल भी हो। इफ यू फाइंड सच ए लेडी, अगर आपको ऐसी लेडी मिल जाए जो ट्रू भी हो, फेयर भी हो, लेट मी नो। भाई टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी से आके मुझे बताना रिजल्ट आ गया आज। एज सुन एज रिजल्ट कम्स प्लीज रश टू मी एंड इमीडिएटली टेल टू मी what is my result. If you find such a lady, if you find one, if you find such a lady who is both extremely beautiful and sound in character, don't waste even a jiffy, just immediately rush to me and inform me कि सर वहाँ रहती है ऐसी, आपने कहा था ना नहीं है, जाइए देखिए, हम तो मिल के आए हैं। लेट मी नो, मुझे जानने देना, मुझे बताना, सच ए पिलग्रिमेज, क्योंकि जहाँ पे वो रहती है जो अत्यधिक सुंदर हो और कैरेक्टर में स्ट्रांग हो, वो जगह जगह नहीं है, वो तो पिलग्रिमेज है, तीर्थ स्थल होगा मेरे लिए। इट मीन्स वो वुमन नहीं है, तीर्थ स्थल में क्या होती है, देवी होती है, वो तो मेरे लिए गॉडेस है, पायस है, पवित्र है, गॉडेस है। और वो जो रहती है, जो गॉडेस कहाँ रहती है, पिलग्रिमेज तीर्थ स्थल पे, वो तो मेरे लिए पिलग्रिमेज है। तो मीनिंग ये नहीं है कि वो तीर्थ स्थल है, मीनिंग ये है कि वो लेडी तो मेरे लिए गॉडेस देवी जैसी हो जाएगी, पवित्र, वर स्वीट, और मैं उसको मिलना मुझे बड़ा स्वीट लगेगा, बहुत प्रिय। स्वीट मतलब लवेबल, वो लवेबल जगह होगी, वो गॉडेस मेरे लिए लवेबल होगी, बहुत पायस थॉट है इसके उसके लिए। यट इतने में एकदम से टाइम वो चेंज कर रहा है, देयर इज अ कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट इन दिस लाइन। वो कह रहा है यट तो भी डू नॉट, नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, अभी तो आप कह रहे थे जाऊंगा। एट द मोमेंट यू आर सेइंग दैट लेट मी नो, और एकदम से माइंड चेंज कर रहा है, डन, अरे यार मैं जाऊंगा देखूंगा तुरंत, फिर अरे यार नहीं जाऊंगा, क्यों ऐसा क्या हुआ एक सेकंड में, ये कंट्रास्टिंग थॉट्स कैसे आ गए। अभी जाने वाले थे, अब कह रहे हैं नो नो आई वुड नॉट गो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा उस देवी क्या उस तीर्थ स्थल पे। दो कारण ये है एट नेक्स्ट डोर, अरे चाहे वो नेक्स्ट डोर पे बहुत दूर नहीं, मेरे पड़ोस में ही क्यों ना हो, नज़दीक में ही क्यों ना हो, और अगर वो लेडी जो ट्रू है और फेयर है, ब्यूटीफुल है और वफादार भी है, वो अगर मेरे घर के नज़दीक भी हो ना, नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, जहाँ हम मिल सकते हो, तो भी मैं नहीं जाऊँगा, यहीं रहती हो तो भी ना जाऊँ मैं तो। क्यों? दो शी वर ट्रू, हालांकि आप जब उससे मिले हैं, मुझे आपकी रिपोर्ट पे कोई डाउट नहीं है, वो अच्छी होगी, सुंदर भी होगी और लॉयल भी होगी, वफादार भी होगी, स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर में। शी वर ट्रू, जब आप उससे मिले तो वो ट्रू वफादार होगी, लॉयल होगी। व्हेन यू मेट हर, जब आप उससे मिले। एंड लास्ट, और जब तक, टिल यू राइट योर लेटर, आप मुझे लेटर लिख के सूचित करेंगे साहब फलाना कॉलोनी में फलाना शहर में रहती है वो। मैं मानता हूँ आप गए, मैं मानता हूँ आपने ढूंढ निकाली, मैं मानता हूँ आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, वो स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर भी है और वो जो है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल भी है, ये भी मैं मानता हूँ, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं और मैं मिलना चाहता भी हूँ, पर मेरा माई विजिट टू दैट लेडी वुड बी जस्ट यूजलेस। माई विजिट टू दैट पिलग्रिमेज, दैट गॉडेस, दैट लेडी हु इज बोथ ट्रू एंड फेयर may turn out to be futile, वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा मेरा जाना। क्यों? क्योंकि जब तक आप मिले, जब तक तो वो ऐसी होगी सुंदर और लॉयल, और जब तक आप मुझे लेटर लिख के इन्फॉर्म करोगे और मैं बैग जमाऊंगा और मैं जाऊंगा मिलने उसको, यट तब तक शी विल बी फॉल्स, फॉल्स मीन्स करप्टेड, तब तक उसके लव अफेयर हो चुके होंगे। अरे भाई आप जो है क्या कर रहे हैं, वहाँ से लेटर लिख रहे हैं मुझे, जैसे आजकल नेटवर्क होता है, नेटवर्क का पहिया घूमता रहता है धीरे धीरे, जब तक मैसेज आने में टाइम लगता है, तब तक क्या होगा,
तब तक उसे वक्त मिलेगा लेडी को। आप लेटर लिख रहे हैं और लेटर जब तक मुझे मिलेगा, आप जब उससे मिले तब तक वो ट्रू एंड फेयर थी, और वो लेटर जब तक मेरे पास आएगा, इस बीच जो एक शॉर्ट स्पान उसको मिला, उसमें शी विल बी फॉल्स। फर्स्ट मीन्स करप्टेड। शी मे फॉल इन लव अफेयर्स, नॉट इन सिंगल लव अफेयर्स। क्या कहा उसने? अर मीन्स बिफोर, ये भी पुराना वर्ड है अर, तो क्लिशे फिगर हो गया। इसमें एक और फिगर है, देखो लेफ्ट टू राइट पढ़ें स्पेलिंग ERE, और राइट टू लेफ्ट पढ़ें ERE। जब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से एक जैसा पढ़ने में आता है तो उसे बोलते हैं पैलिंड्रोम फिगर ऑफ स्पीच। नेपोलियन ने के बारे में लिखा गया था, नेपोलियन ने लिखा था कि एबल वॉज आई सो एल्बा। मैं बहुत एबल समझता था अपने आप को जब मैंने एल्बा जैसी विशाल नदी देखी उसके पहले। इस विशाल एल्बा नदी को देखकर तो मैं कुछ भी नहीं। एबल वॉज आई सॉ एल्बा, इस सेंटेंस को देखें, ऐसे लेफ्ट टू राइट पढ़ने पे भी यही है, एबल वॉज आई सॉ एल्बा, और राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे तब भी यही पढ़ने में आएगा, एबल वॉज आई सो एल्बा। ऐसे ERE को लेफ्ट राइट पढ़ेंगे सेम, इस फिगर को बोलते हैं पैलिंड्रोम। ये भी आ सकता है आपके। वो कह रहा है फॉल्स बिफोर, अर का मतलब होता है बिफोर, बिफोर आई कम, इसके पहले कि मैं जानूं, टू उसके बॉयफ्रेंड कितने बन जाएंगे? 2 और 3, या फिर 3 बॉयफ्रेंड बन चुके होंगे जब तक आप लेटर लिख के मुझे इन्फॉर्म करोगे। लेटर मेरे पास आएगा, शी विल बी फॉल्स, वो फॉल्स हो जाएगी, वो करप्ट हो जाएगी, एंड शी वुड हैव 2 बॉयफ्रेंड, 3 बॉयफ्रेंड, 4 बॉयफ्रेंड, 5 बॉयफ्रेंड, 6, 7, 8, 9, 10, and the list is endless and countless. Such is the attitude of women in the eye of John Donne. This is the gist of this poem. Hopefully you enjoyed this poem. अब ये जो सब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं उनके लिए हम इसके लिए एक्सप्लेनेशन अटेम्प्ट करेंगे। 4 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेनेशन अटेम्प्ट करना है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल कमेंट या क्रिटिकल एप्रिसिएशन। फिर मेजर क्वेश्चन हम डिक्टेट करेंगे इसका। RPSC जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, उनके लिए इतना काफ़ी जितना मैंने पढ़ाया, इसी को रिवाइज कर लें आप। इसमें बस पहले स्ट्रेंजा की टोन आप याद रखें, इम्परेटिव, दूसरे की कंडीशनल, तीसरे की डिक्लेरेटिव। इसमें स्टेटमेंट उन्होंने अपना नतीजा बता दिया, वे आउट। ये फिलॉसफी किसकी है? डन की। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें बताया मैंने, 7वीं और 8वीं लाइन मोनोमीटर में है, बाकी टेट्रामीटर में है। और फिगर ऑफ स्पीच सारे डिस्कस कर लिए हमने, 27 लाइन्स पोएम है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि इसका एटीट्यूड कैसा है पोएट का, तो आप कहेंगे सिनिकल, CYNICAL। डाउट करता है कोई आदमी, उसे बोलते हैं सिनिकल। एंड सेप्टिकल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जितना ब्रीफ करके पढ़ा सकता था आपको पढ़ाया है मैंने ब्रीफ। आपको फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो मैंने कमेंट सेक्शन खोला हुआ है, उस कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ जो भी आपकी क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं उनको आप लिखें। होपफुली हम सबको रिस्पॉन्ड करेंगे। और जो है आपको अगर कुछ अच्छा थोड़ा सा भी नॉलेज मिल रहा है आपको, तो प्लीज़ एक काम कीजिए। मैं स्टार्टिंग में नहीं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में तो आपने देखने की जल्दी में होता है। अब लास्ट में जब आप बेनिफिटेड हो गए हैं पोएम से, नॉलेज से, आपको मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका RPSC या नेट में क्वेश्चन जाएगा इस पोएम से रिलेटेड। इस पोएम का एक टाइटल और है सॉन्ग, और इस गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। एक बात और है इसके अंदर, ये किस एंथोलॉजी में पब्लिश की गई थी, किस एंथोलॉजी के अंदर इसको जो है, एंथोलॉजी किसे कहते हैं बताइए मुझे आप? एंथोलॉजी बोलते हैं काव्य संग्रह को। किसको बोलते हैं? काव्य संग्रह को। किस एंथोलॉजी के अंदर ये पोएम पब्लिश की गई थी, ये भी नाम पूछ सकते हैं आपसे। क्या पूछ सकते हैं? कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंथोलॉजी। एक तो मैंने बताया आपको इसकी एलिजी किसने लिखी, टॉमस कैरी ने। और दूसरा ये है कि एक ग्रुप होता है पोएम्स का, उसे बोलते हैं एंथोलॉजी। तो ये किस एंथोलॉजी में पब्लिश हुई थी, ये अगर क्वेश्चन है तो आप कहेंगे पोएट्री आउट लाउड नॉट। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंथोलॉजी। और भी पोएम्स छपी थी और उसमें एक पोएम ये भी थी, सॉन्ग या गो एंड कैच। उस एंथोलॉजी का नाम है, ग्रुप ऑफ पोएम्स होती है उसके अंदर, किताब होती है पूरी एक,
पोएट्री आउट लाउड और फिर नॉट, ये पूरा नाम है इसका एंथोलॉजी का। पोएट्री आउट लाउड नॉट इस एंथोलॉजी में छपी थी गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। कौन से ईयर में? 1633 में। जबकि ये पास अवे एक्सपायर कब हो गए थे? ये 1631 के अंदर, और 2 साल बाद डेथ के बाद में मरणोपरांत पॉस्थमसली पब्लिश्ड पोएम है ये। तो ये छपी थी आपकी इस एंथोलॉजी में। और इनकी एलिजी किसने लिखी है? मैंने बता दिया, टॉमस कैरियो ने। इनकी बायोग्राफी किसने लिखी है? आइजक वाल्टन ने। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार मैं फिर वेट कर दूं आपको। फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री जॉन डन। पहली बार टर्म किसने यूज़ की? मेटाफिजिकल, ड्राइडन। पहली बार कॉइन किसने किया? इस मेटा और फिजिकल 2 वर्ड से लेके किसने बनाया वर्ड? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्या वर्क कर रहे थे, लिख रहे थे जब किया उन्होंने? अब्राहम काउले की जब बायोग्राफी लिख रहे थे डॉक्टर जॉनसन, उस अब्राहम काउले की बायोग्राफी में पहली बार उन्होंने कॉइन किया है इसको। समझ गए इसको? ये 3 बातें हैं। पहली बार टर्म यूज़ की है ड्राइडन ने, फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री डन, और कॉइन किसने की टर्म मेटाफिजिकल? तो आप कहेंगे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखी है किताब, उसका नाम है एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। ठीक है, बायोग्राफीज, लाइव्स, लाइफ बोलते हैं बायोग्राफी को, लाइव्स ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। इसमें याद रखना 52 इंग्लिश पोएट्स की बायोग्राफीज लिखी है इन्होंने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की। दुनिया भर के पोएट्स की बायोग्राफी किसने लिखी है? 52 की, मतलब मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ मैं, दुनिया भर के। तो 52 इंग्लिश पोएट्स की किसने लिखी है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की किसने लिखी है बायोग्राफी? ये भी नेट में क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने तो 52 इंग्लिश पोएट्स की लिखी, और डॉक्टर जिसने 52 की लिखी उसकी किसने लिखी, यानी डॉक्टर जॉनसन की? वो लिखी है जेम्स बॉसवेल। याद रखना आप। ओके, तो जेम्स बॉसवेल ने लिखी है किसकी? डॉक्टर जॉनसन की। और डॉक्टर जॉनसन ने मिल्टन की भी लिखी है, अब्राहम काउले की भी लिखी है, बहुत सारे 52 की लिखी है उन्होंने। इसलिए फादर ऑफ बायोग्राफीज कौन कहलाते हैं? डॉक्टर जॉनसन। तो आई थिंक यू एन्जॉयड माई लेक्चर हियर। बीच में वो पावर कट की वजह से इंटरप्शन आ गया, तो शायद ये 2 एपिसोड में होगा, अदरवाइज़ मैं एक सिंगल सेटिंग के अंदर पढ़ा रहा हूँ ये पोएम। तो आप देखेंगे साउंड वॉल्यूम लेवल भी सेम होगा दोनों वीडियोज़ में, और जो है मेरा अटायर भी सेम होगा उसमें। तो होपफुली एन्जॉयड। बाकी आप कर लो शेयर वेयर जो भी करना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आपके लिए भी अच्छा है। जो भी हमारे अपकमिंग वीडियोस होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें, फिर आप लाइक कर लें प्लीज़, और फिर आप शेयर कर लें, और फिर जो है आप घंटी बजा दें। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम. Hopefully you enjoyed it, and it's time to say goodbye. We can meet in the next session there. Till then, thanks and have a nice time. Good night.